वेलकम बैक। रीट लेवल 2 के अंदर हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हम प्रारंभ कर रहे हैं जो है कचरा प्रबंधन। और कचरा प्रबंधन एक नए टॉपिक के रूप में रीट लेवल 2 के अंदर जोड़ा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम यहाँ पर दो भागों में लेकर प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले भाग के अंदर हम सामान्य कचरा प्रबंधन और उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको परिभाषित कैसे किया जाता है और इससे संबंधित कुछ सामान्य प्रक्रियाएं, और सेकंड के अंदर हम इसके निवारण के कुछ उपाय और सरकारी उपक्रम या सरकारी प्रक्रियाएं जिसकी सहायता से कचरा प्रबंधन करने की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो हम पहले टॉपिक के रूप में प्रारंभ कर रहे हैं जो कि केम सीरीज 24 थ्योरी के पार्ट के रूप में हम प्रारंभ करते हैं। पहली इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कचरा प्रबंधन या जिसको कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट को हम इस बॉक्स के अंदर दिए गए पॉइंट्स की सहायता से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं, बहुत महत्वपूर्ण, और ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो कचरा प्रबंधन में हम क्या क्या शामिल करते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन, मानव, औद्योगिकी और पर्यावरणीय कचरे से निपटने। तो अपशिष्ट प्रबंधन के अंदर मानव, औद्योगिक और पर्यावरणीय कचरे, इन तीनों परिस्थितियों से कचरा जो उत्पन्न होता है उससे निपटने, उसके प्रसंस्करण की प्रक्रिया, उसके परिवहन, उसके भंडारण और रिसाइकलिंग और निपटान की पूरी प्रक्रिया को हम सम्मिलित रूप से अपशिष्ट प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि मानव के द्वारा या औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा या पर्यावरणीय कचरे से निपटने के लिए जो जो प्रक्रियाएं की जाती है, जिसके अंदर प्रसंस्करण, परिवहन, भंडारण, रिसाइकलिंग और निपटान की पूरी प्रक्रिया शामिल है, इसको सम्मिलित रूप से वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन कहा जाता है। अर्थात कचरा उत्पन्न कहाँ हुआ है, वहाँ से उस कचरे को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद में उसका भंडारण किया जा सकता है, उसका एक जगह से दूसरी जगह परिवहन किया जा सकता है, वहाँ जाकर के इसके निपटान की प्रक्रिया कैसे की जाती है, उस सभी को सम्मिलित रूप से हम वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अपशिष्ट, इसमें एक शब्द आया था, इसका मीनिंग क्या है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अपशिष्ट सामान्यतः किसी भी प्रक्रिया में उपयोग, किसी भी पदार्थ को उपयोग में लेने के बाद में जो अतिरिक्त पदार्थ शेष बचता है उसी को हम अपशिष्ट कहते हैं या वेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे अपशिष्ट और वेस्ट को परिभाषित कैसे करें? तो प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ, जिसको उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, उस अनुपयोगी पदार्थों को ही हम अपशिष्ट या वेस्ट कहते हैं। शाब्दिक अर्थ के रूप में अपशिष्ट का मतलब होता है अवांछित या अनुपयोगी सामग्री। अवांछित और अनुपयोगी सामग्री को ही हम अपशिष्ट या वेस्ट या कचरे के नाम से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रक्रिया के अंदर अपशिष्ट को हम वर्गीकृत करें तो निम्न प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें हमने पहला वर्गीकरण यहाँ पर ले रखा है उसकी अवस्था के आधार पर, ठोस कचरा है या द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था के अंदर उपस्थित है तो उसके आधार पर। सेकंड पार्ट के अंदर हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे डिग्रेडेबल अर्थात जैव अपघटनीय प्रकृति का है या नहीं है, उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ अपशिष्ट को हम सर्वप्रथम ठोस अपशिष्ट या सॉलिड वेस्ट के नाम से अगर प्रदर्शित करें तो घरों, कारखानों या अस्पतालों से निकलने वाले ठोस पदार्थों को ठोस अवशिष्ट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरीके से तरल अवस्था के अंदर अपशिष्ट कौन कौन से हैं? जो जल संयंत्रों या घरों आदि से निकलने वाला जो सीवेज वगैरह है या नहाने धोने के बाद में जो अतिरिक्त पानी या जल है वह द्रव अवस्था के अंदर या तरल अवस्था में होता है और उसी को हम सम्मिलित रूप से द्रव आधारित अपशिष्ट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रहे हैं सूखा अपशिष्ट, ड्राई वेस्ट। यहाँ पे ठोस अवशिष्ट के अंदर गीला वेस्ट भी आ जाता है, सामान्य वेस्ट भी आता है, लेकिन यदि सूखे अवशिष्ट की बात की जाए तो जैसे किसी पदार्थ के कंटेनर को बाहर फेंक रहे हैं या आपने जल का उपयोग करने के बाद में जो उसका कंटेनर है या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल वगैरह है या किसी का पैकिंग सामग्री है, ये सूखे कचरे के अंदर शामिल होता है और इस सूखे कचरे को हमने तीसरे पार्ट के अंदर प्रदर्शित किया। इसका मतलब हम यहाँ पर अवशिष्ट को तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। सूखा है, दूसरा नंबर पे आता है ठोस है जो कि गीला हो सकता है, और इसी तरीके से तीसरा है तरल जो कि द्रव अवस्था में सामान्यतः सीवेज का पानी है या कचरे के रूप में जो घर से नहाने धोने का जो पानी निष्कासित होता है उसको इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा वर्गीकरण दो तरीके से और किया गया है कि निष्कासित होने वाला कचरा या अपशिष्ट जो है वह
जीव जंतुओं या सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है तो उसको कहा जाता है जैव अपघटनीय कचरा या अपशिष्ट। और जो अपघटित नहीं हो पाता है, जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, ये लंबे समय तक पृथ्वी पर बने रहते हैं, सामान्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है, उनको हम जैव अनअपघटनीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहते हैं। तो इस आधार पर वेस्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा जिनका अपघटन हो सकता है, कार्बनिक पदार्थ इसमें शामिल किए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों को हम यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंदर रसोई से निकलने वाला कचरा है, या खाद्य सामग्री जो अतिरिक्त बच गई है वो इसमें शामिल है, या सीवेज के रूप में जो गटर का पानी जो निष्कासित होता है वो सामान्यतः बायोडिग्रेडेबल प्रकृति का होता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो कार्बनिक द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा अपघटित किया जा सकता है, ऐसे वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल या जैव अवक्रमणीय, इसके शब्द को ध्यान रखना, इसे हम जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के नाम से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसी को बायोडिग्रेडेबल कहा गया है। दूसरे नंबर पे हम इसको लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल या जैव अवक्रमणीय। जैसे यहाँ पे जैव अवक्रमणीय लिखा है, नॉन या नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जैव अनअवक्रमणीय कहा जाता है। तो इसी को मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, जैव अनअवक्रमणीय, इस रूप में इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और यही नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट होता है। सामान्यतः जैसे सिंगल यूज्ड प्लास्टिक जितना भी है वो सभी इसी श्रेणी में रखा जाता है, या फिर कंटेनर है जो कि सेलुलोज से बने हुए नहीं हैं, पॉलीमर या बहुलक से निर्मित होते हैं, वही प्लास्टिक जो है वो हमेशा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रकृति का होता है। जैसे कैरी बैग्स या जो हम प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग्स वगैरह काम में लेते हैं, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में आते हैं, और ये हजारों सालों तक ज़मीन में दबा कर छोड़ दिए जाएं तब भी उनका पूर्णतः अपघटन नहीं हो पाता है। तो वेस्ट को हमने 2 तरीके से वर्गीकृत किया, एक में 3 भाग है और दूसरे के अंदर 2 भाग, जिसमें कार्बनिक पदार्थ हैं तो जैव अवक्रमणीय, और उसके अलावा अन्य भाग हैं तो जैव अनअवक्रमणीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरीके से कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में कानूनी पहलुओं के साथ हम यह ध्यान रखना, कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया में शामिल है। और ये प्रश्न जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जाने लायक है। तो इसकी प्रक्रिया आप ध्यान से रखें कि कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। कानूनी पहलुओं के साथ संग्रह, कचरे का संग्रहण करने की प्रक्रिया, परिवहन करने की प्रक्रिया, उसके निपटान की प्रक्रिया या उसको कहीं जाकर बाहर फेंक करके या उसको पर्यावरण से बाहर निकालने की प्रक्रिया, जिसको निपटान कहा जाता है। रिसाइकलिंग, अर्थात ऐसा कचरा जिसको कि दोबारा वापस यूज़ किया जा सकता है या फैक्ट्री के माध्यम से वापस किसी अन्य रूप में संचालित या डाला जा सकता है। इसी तरीके से उसकी निगरानी करने की प्रक्रिया और विनियमन शामिल है। विनियमन का मतलब है कि उस कचरे को हम सेल करके अन्य उसे दाम भी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको विनिमय या एक्सचेंज करने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें कचरे प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। कानूनी पहलुओं के साथ संग्रह, अर्थात कचरे को हम यथार्थ रूप से संग्रहित नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित नियमों से बंधी हुई प्रक्रिया के अनुसार उसका संग्रहण किया जा सकता है, परिवहन किया जाता है। निपटान, रिसाइकल, निगरानी और विनिमय को सम्मिलित रूप से हम इसके अंदर शामिल करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की सामान्य अवधारणाएं इंपॉर्टेंट है, और अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणाओं के अंदर क्या क्या शामिल है। तो अपशिष्ट पदानुक्रम, अर्थात अपशिष्ट के प्रबंधन की प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, पदानुक्रम कौन से हैं, उसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणीबद्ध प्रक्रिया में कचरे को कम करना, तो इसको पदानुक्रम की प्रक्रिया के अंदर कम से कम कचरा उत्पन्न किया जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी तरीके से ऐसा कचरा जिसको कि पुनः उपयोग में लिया जा सकता है तो उसका रीयूज़ भी करना चाहिए, साथ ही उसका रिसाइकलिंग अगर किया जा सकता है तो रिसाइकलिंग भी किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपशिष्ट प्रबंधन की सामान्य अवधारणा के अंदर 3 प्रक्रिया हैं। कचरे को कम करना, अर्थात रिड्यूस करना, पहली चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। दूसरे के अंदर प्रयुक्त हुआ है पुनः उपयोग, अर्थात रीयूज़ कहा जाता है। और तीसरा है रिसाइकल, इसको हम 3R के नाम से प्रदर्शित करते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। और ये तीनों ही
अपशिष्ट प्रबंधन की सामान्य अवधारणा पदानुक्रम के रूप में प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इन्हीं की डिटेल के अंदर। पहला है कचरे को कम करना या रिड्यूस करने की प्रक्रिया। तो कैसे किया जा सकता है? माल सेवाओं की खपत से बचने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना और ऊर्जा की बचत करना, उत्पादन प्रक्रिया में टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन को करना, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, हाइब्रिड परिवहन करना, ऊर्जा कुशल उत्पादन और पैकेजिंग में कमी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि सम्मिलित रूप से हम कचरे को कम करने के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। अर्थात हम कचरे को कम करने के लिए ऐसे पदार्थों का निर्माण करें जो लंबे समय तक उपयोग में लिए जा सकते हों। ऐसे पदार्थों का निर्माण किया जाए जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती हो या पर्यावरण का विपरीत प्रभाव न्यूनतम होता हो, और ऐसे पदार्थ जो कि जैव अवक्रमणीय प्रकृति के हैं उन्हीं का उपयोग किया जाए ताकि पर्यावरण के अंदर कचरे को कम से कम किया जा सकता है। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट के रूप में यदि प्रदर्शित करें, रीयूज अर्थात अपशिष्ट है उसको किसी अन्य रूप में उपयोग में लिया जाए तो भी इसकी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। अपशिष्ट को कम करने के लिए पैकेजिंग सिस्टम का डिस्पोजेबल कचरा कम करना इसके अंदर शामिल है। इसी तरीके से सेकंड हैंड उत्पादों का उपयोग करना भी इसमें शामिल है जिससे कि इस वेस्ट का पुनः उपयोग या रीयूज हो सकता है। एक बार किसी पदार्थ को अगर आपने प्रयोग में ले लिया है, सिंगल यूज्ड को जो चीज़ें उसको हमने काम में लिया, उसी का यदि किसी अन्य रूप में उपयोग लिया जा सकता हो तो इसको वापस यूज़ कर लेना चाहिए ताकि हम वापस नए पदार्थ को लेकर के कचरे की मात्रा को घटा सकते या न लेकर कचरे की मात्रा को घटा सकते हैं। इसी तरीके से तीसरे पार्ट के रूप में है रिसाइकल या पुनर्चक्रण। रिसाइकल पुनर्चक्रण उपयोग किए गए उत्पादों को कच्चे माल में पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। अर्थात जो चीज़ हमने काम में ले ली है उस चीज़ को वापस रद्दी के भाव बेच करके वापस उसी को किसी अन्य फैक्ट्री में भेज करके किसी अन्य रूप में वापस प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम रिसाइकिल कहते हैं, जो कि ऊर्जा कुशल, लागत प्रभावी और कम प्रदूषणकारी होते हैं। ये नए कच्चे माल की खपत से भी बचाता है। अर्थात अगर प्लास्टिक की बात की जाए, प्लास्टिक को आपने उपयोग में ले लिया, उसके बाद में उस प्लास्टिक को कलेक्ट करके वापस उसको रद्दी के भाव बेच दीजिए और वही वापस फैक्ट्री के अंदर होते हुए वापस किसी अन्य पदार्थ के अंदर परिवर्तित करके वापस आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया को हम रिसाइकिल कहते हैं। और रिसाइकिल की प्रक्रिया के अंदर एक तो कच्चे माल की खपत भी कम हो जाएगी क्योंकि वापस नया माल बनाने की बजाय इसी को हम काम में ले रहे हैं तो नए पदार्थ जो नए माल है उसकी खपत कम हो जाएगी तथा पर्यावरण के ऊपर जो विपरीत प्रभाव पड़ने वाला था, जो कचरा हम बाहर फेंकने वाले थे, उसी को हमने वापस रीयूज़ कर दिया है रिसाइकिल की प्रक्रिया के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में वेस्ट मैनेजमेंट का एक ये महत्वपूर्ण प्रकार है जो कि हम रिसाइकिल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के मेथड्स कौन कौन से, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछने लायक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैनेजमेंट की प्रक्रिया के कौन कौन से मेथड्स या विधियां हैं, उसमें से आपको क्रम से इनके नाम ध्यान रखना है और उसका मीनिंग भी ध्यान रखना है। पहला है लैंडफिल। किसका है? अपशिष्ट प्रबंधन के मेथड, अर्थात कचरे का प्रबंधन करने की प्रक्रिया में कचरे को किस तरीके से हटाया जाता है, बाहर निष्कासित किया जाता है, उसी को हम यहाँ पर अलग अलग विधियों के रूप में करते हैं, जिसमें पहला है लैंडफिल। लैंडफिल वास्तव में क्या है? लैंडफिल में कचरा फेंकना कचरे के निपटान का सबसे आम तरीका है। अर्थात शहर या गांव से बाहर की ओर एक ऐसा निश्चित क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाए जहां पर कि पूरे गांव का कचरा या पूरे शहर का कचरा जा करके वहां डाला जाए, तो उस जगह को लैंडफिल के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। लैंडफिल का मतलब ये है कि ऐसी जमीन जहां पर काफ़ी गहराई है, पानी एकत्रित होता है, लेकिन उसके अंदर कचरा डाल करके उस जगह को हम भर देते हैं, तो किसी खड्डे नुमा जगह को भरने की प्रक्रिया या अवशिष्ट के द्वारा भरने की प्रक्रिया को हम लैंडफिल कहते हैं या लैंड को फिल करने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो लैंडफिल में कचरा फेंकना कचरे के निपटान का सबसे आम तरीका है। शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है, कचरे को लैंडफिल साइटों पर दफन किया जाता है, अर्थात उसको वहाँ पर गाड़ देते हैं, जिससे कचरे के गंध और अन्य खतरे समाप्त हो जाते हैं। और लैंडफिल भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ये एक प्रक्रिया अलग से ध्यान रखना। लैंडफिल के अंदर कचरे के जैव अपघटनीय प्रक्रिया के अंदर
अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारक है। इसके अलावा उसमें से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग भी प्रदर्शित करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग गैसों के अंदर आपने नाम सुना होगा मेथेन, इसके अलावा N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये, और तीसरे के अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें सर्वाधिक प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड नंबर पे मेथेन और थर्ड नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है। सेकंड प्रक्रिया है कचरे के प्रबंधन की विधि के अंदर, और वो है इंसिनरेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इंसिनरेशन, या इसी को हम भस्मीकरण भी कहते हैं। अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक कि वह राख में न बदल जाए। ये वास्तविक मात्रा से लगभग 30% तक ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम कर देता है। तो यहाँ इंसिनरेशन या भस्मीकरण का मीनिंग क्या है? भस्मीकरण का मीनिंग है कि कचरे को सीधा बर्न या जलाने की बजाय उसको बंद कंटेनर के अंदर उच्च ताप पर इतना गर्म किया जाता है कि उसके अंदर से वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं, और लगभग इसके द्रव्यमान के अंदर 70% तक कमी हो जाती है। यहाँ तक कि इसमें लिखा है कि 70% कमी के बाद में पदार्थ लगभग 30% तक ठोस मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात 1 किलो कचरा है, उसको बंद कंटेनर के अंदर उच्च ताप पर गर्म करके उसको 300 ग्राम तक घटा दिया जाता है, ठोस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को भस्मीकरण या इंसिनरेशन कहते हैं। तो ध्यान रखना, अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए जलाने की बजाय ये इंसिनरेशन या भस्मीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित की जाती है। और बड़े बड़े शहरों के अंदर जो अतिरिक्त कचरा है उसको वायु प्रदूषण को घटाने के लिए इंसिनरेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। तो वापस प्रक्रिया देखिए, अपशिष्ट को उच्च तापमान पर तब तक जलाया जाता है, जलाया का यहाँ पर मीनिंग है गर्म किया जाता है, जब तक कि वह राख में न परिवर्तित हो जाए। यह वास्तविक मात्रा का लगभग 30% ठोस या अपशिष्ट मात्रा को कम कर देता है, घटा देता है। और तीसरा प्रोसेस है रिसाइकलिंग करना। इसकी प्रक्रिया पहले ही बताई जा चुकी है कि कचरे को एकत्रित करने के बाद में उसमें से ऐसे पदार्थों को छांटकर पृथक कर दिया जाता है जो कि वापस रिसाइकल हो सकता है। उनको वापस फैक्ट्रियों में भेज करके किसी अन्य रूप में परिवर्तित करके पुनः प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से यह 3 महत्वपूर्ण मेथड दिए गए हैं, और भी हैं, जिसमें लैंडफिल, इंसिनरेशन, इसको हिंदी में ध्यान रखना भस्मीकरण कहा जाता है, और तीसरा है रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण कहा जाता है। चौथा मेथड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है खाद बनाना, या जो कि कार्बनिक कचरा है, अर्थात रसोई वगैरह से जो कचरा निष्कासित होता है, या जो सीवेज का गटर का जो गंदा पानी है वो जो निष्कासित होता है, उसको हम खाद के अंदर परिवर्तित करके वापस उपयोग में ले सकते हैं। अर्थात जो अपशिष्ट है उसका मैनेजमेंट करके उसको वापस रीयूज किया जा सकता है। तो खाद जैविक खेती के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है जो कि मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाती है, ये खाद को परिभाषित किया गया है। और कार्बनिक अपशिष्ट का मतलब जो रसोई से निकलने वाला जो खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त उत्पाद के रूप में बचने वाला पदार्थ है, पेड़ पौधों के निष्कासन या पेड़ पौधों की कटी हुई डालियां या उनकी पत्तियां हैं, ये कार्बनिक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो कार्बनिक अपशिष्ट यानी पौधे के अवशेष हो या रसोई के कचरे को जैव शरण प्रक्रिया के द्वारा, बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस या जैव शरण प्रक्रिया के द्वारा पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खाद में बदल दिया जाता है। तो खाद में बदलना अर्थात जो कार्बनिक कचरा है उसको जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर पानी छिड़क करके लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर के ये सामान्य खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही खाद पेड़ पौधों के लिए उपयोग में ली जा सकती है, जिसको कि जैविक खाद कहा जाता है, और बायो फर्टिलाइजर के नाम से उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रक्रिया हो जाएगी आपके खाद बनाने की प्रक्रिया। इसी तरीके से प्रबंधन की अन्य प्रक्रिया में अगला पार्ट है एनएरोबिक पाचन। एनएरोबिक पाचन का मतलब है जो भी कचरा है उसको वायु की अनुपस्थिति के अंदर
उसको गार्ड करके छोड़ दिया जाता है तो उसकी पाचन की प्रक्रिया द्वारा ये सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलते हैं। तो जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन और बैक्टीरिया मुक्त वातावरण में, ध्यान रखना ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए और बैक्टीरिया मुक्त वातावरण होना चाहिए, उसमें यदि अपघटित किया जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रक्रिया को एनएरोबिक पाचन कहा जाता है। इसी तरीके से छठी विधि है अपशिष्ट ऊर्जा के लिए, जो कि कचरा हम घरों से बाहर फेंक रहे हैं, उस कचरे का उपयोग हम जला करके ऊर्जा उत्पादन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। और ऐसे कचरे का या जो खेतों के अंदर जो फसल कटाई के बाद में जो कचरा बचता है, पराली बचती है, उस कचरे का उपयोग हम जला करके ऊर्जा उत्पादन के अंदर भी काम में ले सकते हैं, अर्थात अपशिष्ट ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो गैर पुनर्चक्रण योग्य कचरा, अर्थात ऐसा कचरा जिसको कि रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, का उपयोग बार बार ऊर्जा बनाने के लिए किया जा सकता है। गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट गर्मी, ईंधन या बिजली में परिवर्तित हो जाता है, ये ऊर्जा के नवीकरणीय या नवीकरण स्रोत में शामिल है। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में कचरे से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया भी की जा सकती है, ये भी इसके निपटान की महत्वपूर्ण विधि के रूप में शामिल है। तो 3 पहले आ गए थे, 3 और पार्ट के रूप में, और कुछ 3 पार्ट वापस यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगला है इसके निपटान की विधियों के अंदर कि अपशिष्ट न्यूनीकरण, जो अपशिष्ट है उसको कम से कम किया जाए या कचरा न्यूनतम फैलाया जाए, तो उसके लिए कम अपशिष्ट निर्माण और पुरानी सामग्रियों का पुनः उपयोग करके अपशिष्ट में कमी की जा सकती है। जो सामग्री है उसको लंबे समय तक काम में लिया जाए तो उसके कचरे के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया को नियंत्रित या कम किया जा सकता है। इसी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना और प्लास्टिक, कागज आदि का उपयोग कम करना महत्वपूर्ण है, जिसकी सहायता से पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। तो पर्यावरण अनुकूल ऐसे उत्पाद काम में लिए जाएं जो कि स्वतः विघटित हो जाते हैं या बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपशिष्ट की मात्रा को कम या नियंत्रित किया जा सकता है। और लास्ट और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है गैसीकरण या पायरोलिसिस। पायरोलिसिस या ताप अपघटन या गैसीकरण प्रक्रिया। पायरोलिसिस प्रक्रिया में किसी भी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया जाता है, पहली चीज़ ये ध्यान रखना। और गैसीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 मेथड हैं इसमें, गैसीकरण और पायरोलिसिस, जिसमें पायरोलिसिस की प्रक्रिया में तो ऑक्सीजन काम में नहीं ली जाती है, लेकिन गैसीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी प्रयुक्त की जाती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन उपयोग में ली जाती है। इससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो उसमें जो भी कचरा है या अपशिष्ट है उसको हम वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर विघटित करते हैं, या गैस में, या जो वाष्पशील अशुद्धियाँ है या वाष्पशील पदार्थ है उसमें परिवर्तित कर देते हैं, या फिर उसको पायरोलिसिस, पायरो ताप से संबंधित है, लिसिस का मतलब अपघटन, ताप अपघटन की प्रक्रिया के अंदर न्यूनतम मात्रा के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर वेस्ट का अपघटन भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मेथड्स दिए गए हैं वो अपशिष्ट मैनेजमेंट के रूप में या वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में प्रदर्शित होते हैं। अब है फायदे। अपशिष्ट प्रबंधन के फायदे क्या क्या हैं, उन फायदों की हम चर्चा करें तो पहला फायदा है पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो अपशिष्ट या कचरे को यदि निपटान सही तरीके से कर दिया जाए तो ये पर्यावरण को संरक्षित रखता है, साफ रखता है, स्वच्छ रखता है। तो अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्रों से कचरा और अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके उन्हें लैंडफिल साइटों और निपटान इकाइयों तक परिवहन करती है, ले जाती है, और कचरे से निकलने वाली गंध और गैसों को खत्म कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का काम करती है। और यहाँ पर आपके इस कचरे को शहर से दूर या गांव से दूर या उत्पादन की प्रक्रिया से दूर ले जा करके उसको निपटान कर दिया जाता है, जिससे कि पर्यावरण स्वच्छ बना रखा जाता है या बनाए रखा जा सकता है। ऊर्जा को संरक्षित करता है। तो यह वेस्ट मैनेजमेंट ऊर्जा को सुरक्षित रखने का काम भी करता है। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में उत्पादों का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग नए उत्पादों और कच्चे माल के उत्पादन को कम करने में मदद करता है, जिससे ऊर्जा संरक्षण में मदद मिलती है। यदि एक नया पदार्थ निर्मित किया जाता है तो अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होगी, लेकिन अगर हम उसी पदार्थ का रिसाइकिल करके उपयोग में ले लें तो ऐसी स्थिति के अंदर ऊर्जा को कम या ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। तो 2 महत्वपूर्ण पार्ट दिए हैं। पहला है पर्यावरण को स्वच्छ रखता है वेस्ट मैनेजमेंट, दूसरा ऊर्जा को संरक्षित रखता है, और तीसरे नंबर पर है वायु प्रदूषण में कमी लाता है।
अपशिष्ट मैनेजमेंट या उसका निपटान प्रक्रिया वायु प्रदूषण को कम करता है। कैसे? अपशिष्ट प्रबंधन कचरे से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की तीव्रता को कम कर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट वायु प्रदूषण को नियंत्रित या कम करने का काम भी करता है। इसी तरीके से इसमें कई रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं, अर्थात कचरे को एकत्रित करना, शहरों के अंदर जो सफाई की प्रक्रिया की जाती है उसमें लोग कार्य करते हैं तो उनको भी रोजगार प्राप्त होता है। कचरे को परिवहन करने की प्रक्रिया में रोजगार प्राप्त होता है। रिसाइकलिंग की प्रक्रिया के अंदर रोजगार प्राप्त होता है। निपटान की प्रक्रिया में जो व्यक्ति लगते हैं उनको भी रोजगार प्राप्त होता है। तो रोजगार के अवसर भी इसमें प्रबंधन में उत्पन्न होते हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन में कचरा संग्रहण से लेकर निपटान के अंतिम चरण तक बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर हैं, जैसे कि मैंने बताया सफाई करना, और सफाई के अंदर जो कचरा एकत्रित हो रहा है उसको इकट्ठा करना, इकट्ठे करके उसको परिवहन करना, परिवहन करके लैंडफिल में जाके डालना, वहाँ से जो रिसाइकल योग्य कचरा है उसको लेकर के एकत्रित करके अलग करना, और उसके अलावा इंसिनरेशन की मेथड हो, चाहे भस्मीकरण की प्रक्रिया हो या फिर ये पायरोलिसिस की प्रोसेस हो या गैसीकरण की प्रक्रिया, इन सभी के अंदर जो जो श्रम प्रयुक्त होता है उन सभी को रोजगार भी इससे प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगली प्रक्रिया की बात करें तो संसाधनों का सतत उपयोग भी इसमें होता है। जैसे अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में ऊर्जा और संसाधनों का न्यूनतम व कुशल उपयोग करने की एक योजना के रूप में भी कचरा प्रबंधन काम करता है। इसी तरीके से स्वच्छ स्वास्थ्य को भी इसमें बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि कचरा अगर एक जगह एकत्रित है या फिर जहाँ रहवास है उसके आसपास में कचरे की मात्रा यदि ज़्यादा है तो वह आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन यदि उसी कचरे को या अपशिष्ट को आप एकत्रित करके परिवहन करके शहर से दूर डंप कर देते हैं या बाहर डाल देते हैं या उनका निपटान कर देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर स्वास्थ्य को संरक्षित भी रखा जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन से कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटाया जाता है, जिससे हम कई स्वास्थ्य खतरों से बचे रहते हैं। इसी तरीके से अंतर जनरेशन समझ भी इसमें डेवलप होती है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी आप अगर घर में बड़े हैं और आप यदि कचरे को एकत्रित करके और निश्चित स्थान पर उसको फेंक के आते हैं तो ऐसी स्थिति में नेक्स्ट पीढ़ी है वो भी आपसे सीख करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। इसी को हम अंतर जनरेशन समझ के नाम से दर्शाते हैं। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन अभ्यास भावी पीढ़ियों को मजबूत अर्थव्यवस्था और स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है और पीढ़ियों में एक अच्छी समझ भी उत्पन्न करता है। तो कचरा प्रबंधन वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है। और लास्ट के अंदर इस प्रक्रिया के अंदर ये महत्वपूर्ण यहाँ तक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट के अंदर हम कचरे प्रबंधन की सेकंड प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शित करेंगे, जिसमें कौन कौन से विधिक प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि कचरे का निपटान कैसे करना चाहिए, और कोई कचरा उत्पन्न करता है तो उसके ऊपर क्या दंड प्रावधान अध्यारोपित किए जाते हैं, कितना कचरा एक व्यक्ति कर सकता है, और उसको यदि कहीं नहीं डालता है या कचरे का निपटान नहीं करता है तो उस पर क्या क्या प्रक्रियाएं या कौन से नियम लागू होते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ तक कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया के अंदर उसके प्रकार, प्रभाव, उसके प्रभाव हैं या उसके फायदे क्या क्या हैं, उन सभी को यहाँ पर हमने सम्मिलित किया। थैंक यू सो मच।